there's a reason why we lose. You say you wanna शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। इन सब के बीच हम देखते हैं एडी ब्रॉक और उसका बेटा डिलियन एक गली से भागते हुए कहीं पर जा रहे हैं। यहाँ मैं बता दूं, एडी ब्रॉक के पास अब वेनम सिम्बियोट के पावर्स नहीं है। डिलियन पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं एडी? एडी कहता है, बस मुझे फॉलो करते रहो डिलियन, मैं तुम्हें एक सेफ जगह पर लेके जा रहा हूँ। तभी आसमान में एक बड़ा सा पोर्टल को देखकर उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं होता है कि ये सब चल क्या रहा है। फिर वो दोनों एक बिल्डिंग के आड़ में आके छुपते हैं क्योंकि एक बड़ा सा फायर डिमन उनके एकदम पास से ही गुजर रहा था। और जब वो मॉन्स्टर उनसे सेफ डिस्टेंस में होता है तब वो दोनों सड़क क्रॉस करके दूसरे गली में पहुंचते हैं। डिलियन एडी से कहता है, मैं न्यूज़ में देख रहा था अर्थ पर एसगार्ड और मॉन्स्टरों ने वॉर शुरू कर दिया है। तब एडी डिलियन से कहता है, मुझे नहीं पता है सब क्या चल रहा है, पर जो भी हो रहा है बहुत ही बुरा हो रहा है। पास ही मेरा एक दोस्त का घर है, वहाँ पर हम सेफ रहेंगे। जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हमें छुप कर रहना होगा। तब पास कहीं से उन्हें एक चीखों की आवाज़ सुनाई देता है। कुछ डार्क एल्व्स कुछ लोगों की तरफ दौड़ते हुए कहते हैं, पता है इन सभी एलियंस में सबसे सुरीला आवाज़ कौन सा है? मिडगार्डियंस के चीखे। एडी डिलियन को वहाँ पर रुकने के लिए कहता है जब तक कि वो उन लोगों की मदद करके ना आए। तब डिलियन एडी से कहता है, पर एडी तुम्हारे पास अब वेनम सिम्बियोट नहीं है। एडी कहता है, सिम्बियोट हो या ना हो अभी भी वो एक बहुत ही पागल आदमी है। उसके बाद एडी उन डार्क एल्व्स के पीछे से आकर कहता है, हे उन्हें अकेले छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। तुम सब नहीं जानना चाहोगे कि मेरे जैसा बंदा कितना मुसीबत ला सकता है। लेकिन दूसरे ही पल वो सब एडी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, देखो देखो कौन है एक हीरो। लगता है ये भी उन एवेंजर्स में से ही एक है। तब एडी बिना किसी हिचकिचाहट के उनमें से एक के मुंह पे एक जबरदस्त मुक्का दे मारता है। तभी पीछे से एक डार्क एल्व्स एडी के पीठ पर अपने ब्लेड से वार करता है और सामने से एक और डार्क एल्व्स एडी के साइड पे अपना ब्लेड घुसाते हुए कहता है, तुम्हारे प्रजाति के हीरो बनना सूट नहीं करता, पर फिर भी तुम हीरो बनने चले थे। तुम्हें क्या पता नहीं कि हीरोज बहुत ही बुरी तरह से मरते हैं। यह कहकर वो सब एडी को उसके हालत में छोड़ के फिर से उन लोगों के पीछे चला जाता है। उसके बाद उन्हीं में से एक एडी के बेटे डिलियन को ढूंढ लेता है। तब डिलियन अपने आप को सरेंडर करता है, लेकिन वो डार्क एल्व्स उससे कहता है कि वो कैदी नहीं रखते। और फिर वो डिलियन को मारने ही जा रहा होता है कि तभी पीछे से आकर एडी उसका गर्दन मोड़ते हुए कहता है। उसे ये बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई। ये देखकर डिलियन एडी से कहता है, वो तुमने उसे मार दिया? तब एडी उससे कहता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। और फिर वो दोनों सेफ हाउस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन एडी और डिलियन इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि तीनों वार्ड विचेस उन पर नज़र रखे हुए थे। उसके बाद हम देखते हैं एडी और डिलियन एक सेफ हाउस में पहुंचते हैं, पर एडी के बॉडी से बहुत ही बुरी तरह से खून बह रहा था। एडी डिलियन को बताता है कि ये जगह रेक्स स्ट्रिकलैंड नाम के एक दोस्त का है और उसने ये जगह स्पेशली बुरे वक्त में सर्वाइव करने के लिए बनाया था। उसके बाद वो दोनों एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बंदूक रखे हुए थे। तब सडनली एक वार्ड विच उनके सामने आके कहती है, क्या तुम सच में ये सोच रहे थे कि ये अर्थ के हथियार इस बुरे वक्त में तुम्हारी मदद करेंगे? तब चौंक कर एडी उस पर एक बंदूक एम करके पूछता है कि वो कौन है। और वो वार्ड विच खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए एडी के बंदूक को पूरी तरह से पिघला देता है। इसके बाद वो एडी को एक मिस्टीरियस स्टोन जैसा कुछ ऑफर करती है, पर एडी उससे कहता है कि ये स्टोन उसके किसी काम नहीं आएगा। तब वो वार्ड विच एडी से कहता है कि ये कोई मामूली स्टोन नहीं है, ये एक ड्रीम स्टोन है और ये ड्रीम स्टोन जिसके पास होता है उसका सभी डिज़ायर्स रियलिटी में बदल जाता है। पर ये ड्रीम स्टोन स्पेसिफिकली हथियारों के लिए बनी है और वो अच्छी तरह से जानती है कि एडी कौन सा हथियार चाहता है। तब एडी उस स्टोन को लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और वो स्टोन भी एडी को जकड़ने लगता है। और दूसरे पल हम देखते द वेनम मैजिक से बने अपने नए सिम्बियोट फॉर्म में। वेनम कहता है, same but different. डिलियन पूछता है, क्या तुम अंदर हो एडी? एडी कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ खड़े वार्ड विच एडी से कहता है कि वो एडी का डिजायर पूरा कर दिया, अब वो खुद को और अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन अब एडी को अपना ये पावर्स मेलकित के लिए यूज करना पड़ेगा। और ये बात खत्म होते ही वेनम इंस्टेंटली उस वार्ड विच की एक हाथ अपने नुकीले दांतों से काट के अलग कर देता है। तब वो वार्ड विच कहती है कि वो ये सब पहले क्यों नहीं देख पाई और ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। वेनम डिलियन से कहता है, मुझे ऐसे मत देखो, मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए मॉन्स्टर बनना पड़ता है। उसके बाद वेनम डिलियन को एक बंदूक पकड़ा के उसके आने तक वहाँ वेट करने के लिए कहता है और वो ये भी बताता है कि बाहर लोगों को वेनम की ज़रूरत है
और ये कहते हुए वेनम दरवाज़ा लॉक करके वहाँ से निकल पड़ता है। उससे कुछ ही दूर सड़क पे हम देखते हैं कुछ डार्क एब्स और ट्रोल मॉन्स्टर लोगों को बंदी बना के मज़े मज़े में मार रहे होते हैं। उनमें से एक डार्क एब्स दूसरे से कहता है, अगर तुम अगला तीर उसके आंखों के बीच में मार पाए तो मैं अपना नेक्स्ट 3 मर्डर तुम्हारे नाम करूंगा। तभी अचानक से वह वेनम आके कहता है, याद है मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम जानना नहीं चाहोगे कि मेरे जैसा बंदा कितना मुसीबत ला सकता है। और वही वो डार्क एब्स कुछ समझ पाए उससे पहले ही वेनम अपने टेंटिकल से उन डार्क एब्स को चीर फाड़ देता है। लेकिन वेनम को अपने ही दिमाग में एक आवाज़ सुनाई देता है जो कि उससे कह रहा होता है, चलो मारते हैं, चलो शिकार करते हैं। और इससे पहले कि पीछे से एक ट्रोल मॉन्स्टर आके वेनम पर वार करे, वेनम उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तभी वेनम के अंदर का आवाज़ 1000 गुना बढ़ जाता है जो एडी को बहुत ही डरा देता है, क्योंकि वो आवाज़ नफरत और गुस्से से भरा हुआ होता है। पर यह वॉइस किसी एलियन का नहीं था, ये एडी का खुद का अपना वॉइस है। तब पास से एक आदमी उससे पूछता है, कौन हो तुम? एडी कहता है, We are नहीं, I am Venom। इससे दूर किसी छोटे से अपार्टमेंट में वही वॉरविच अपने जख्मी हुए हाथ को लेकर कहती है उसे वेनम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वेनम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तब पास से कोई आदमी कहता है, बहुत ही दुख भरी स्टोरी है, पर तुम कौन हो और मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रही हो? वॉरविच इससे कहता है कि वो उसके लिए एक तोहफा लाई है। तब वो आदमी उसे बताता है कि वो किसी स्ट्रेंजर से तोहफा नहीं लेता, स्पेशली जिसकी आंखें अपने वालों से लटक रहे हो। उसके बाद वो वॉरविच उससे कहती है कैसे उस वेनम ने उस आदमी का लाइफ खराब करके रख दिया है। अगर वो वेनम को मेलकित के लिए काम कराने में उसकी मदद करेगा तो वो उसके सारे ड्रीम्स पूरे कर देगी। और वो ऐसा कहते हुए एक ड्रीम स्टोन उस आदमी की तरफ बढ़ा देता है। तब हम देखते कि जैक ओ लैंटर्न ड्रीम स्टोन को पकड़ने जा रहा है। और दूसरी तरफ हम वेनम को देखते हैं एक टैंक को अपने हाथों से उठाकर लोगों को बचाते हुए। और उस टाइम वो ये सोच रहा था कि उसे और गुस्से की ज़रूरत है इस सूट को चलाने के लिए। जब वो देखता है कि जिस टैंक को वो पकड़ा हुआ था वो असल में रॉक्सन कंपनी का है जो कि मेलकित के लिए काम कर रहा था, तब वो उस टैंक को ज़मीन पे उल्टा पटक देता है और एक कुल्हाड़ी से उस टैंक को बीच से काट के आधा कर देता है। उस टैंक से रॉक्सन कंपनी का एक प्राइवेट सोल्जर बाहर निकलकर भागने लगता है। और तभी वेनम कुछ तीर जो कि वो अपने टेंटिकल से पकड़ा हुआ था उस सोल्जर के पीठ पे घुसा देता है। फिर वेनम हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर उस रेंगते हुए सोल्जर की तरफ बढ़ता है और साथ ही साथ उसके साथ हुए उन सभी बुरे चीज़ों के बारे में सोचते हुए वेनम का दिमाग गुस्से से भर जाता है। और वही वो सोल्जर वेनम से अपने जान का भीख मांगते हुए कहता है कि वो बस अपना ड्यूटी कर रहा था, पर वेनम को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तब वो उस कुल्हाड़ी से उस सोल्जर को मारने ही जा रहा होता है कि तभी पीछे से एक ज़बरदस्त फायर भी आके वेनम के पीठ पे लगता है। वेनम बहुत ही दर्द और गुस्से से पीछे मुड़ के देखता है जैक ओ लैंटर्न, तुम कितने बेवकूफ़ हो एडी, तुम्हारे पास लिटरली सभी ख्वाहिश पूरी करने वाली एक ड्रीम स्टोन था और तब भी तुमने अपना सूट फायर प्रूफ नहीं बनाया। और फिर हम देखते हैं ड्रीम स्टोन की वजह से जैक ओ लैंटर्न का पावर भी अब पहले से कई गुना बढ़ चुका है। उसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वेनम अपना कुल्हाड़ी चलाता है लेकिन जैक उसे डॉच करते हुए वेनम के मुंह पे एक फायर बीम छोड़ देता है। तब वेनम भी उसे एक झटके में हटा देता है। इससे पहले कि वेनम रिकवर कर पाए 2 हेल हाउंड उसके सामने आ जाते हैं। वैसे वेनम को डॉग्स काफ़ी पसंद है पर अभी उसे सिर्फ लड़ाई से मतलब है। वेनम एक हेल हाउंड को बीच में से काटते हुए दूसरे को अपने टेंटिकल से छेद कर देता है। फिर वेनम जल्दी से जैक के पीछे चला जाता है और उसे ढूंढते ढूंढते एक बिल्डिंग के ऊपर रेंगते हुए जा ही रहा था कि तभी एक बड़ा सा नुकीला गधा वेनम के पीठ पे आके लगता है और वो नीचे गिर जाता है। लगता है कोई अब बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला है। फिर हम देखते हैं फर्स्ट जायंट्स के बीच में से जैक उड़ते हुए कहता है, आओ मैं तुम्हें मेरे कुछ दोस्त से मिलाता हूँ। और वो फर्स्ट जायंट्स आपस में हंसते हुए कहते हैं, संभाल के रहना दोस्तों, ये हमें खरोच पहुंचा सकता है। तब वेनम को लगता है कि वो इन बड़े जायंट्स के साथ नहीं लड़ सकता। तभी अपने ही आप उसे याद आने लगता है कि कैसे पास्ट में वो एक हीरो से विलन बना, उसका सभी दर्द और नफरत, उसके साथ हुआ सभी धोखेबाजी और नाइंसाफी, वो सब वेनम के अंदर के गुस्से को लाख गुना बढ़ा देता है। और दूसरी पल हम देखते हैं वेनम का साइज बढ़कर उन जायंट्स के जितना हो जाता है और वेनम के चीखों का गूंज दूर दूर तक फैल जाता है।
इससे पहले कोई कुछ समझ पाए, वेनम अपने दांतों से एक जायंट के गर्दन में से बड़ा सा मांस का टुकड़ा अलग कर देता है और दूसरे एक जायंट का सर अपने कुल्हाड़ी से उड़ा देता है। तभी एक जायंट पीछे से आके वेनम को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है, पर वेनम भी एक जीता जागता वेपन है। अचानक उसके पीठ से कई सारे कांटे निकल के उस जायंट का काम तमाम कर देता है। जैक ऊपर से कहता है, मुझे भूल तो नहीं गया बड़े दोस्त, और फिर वो उड़ते उड़ते वेनम पर कॉन्स्टेंटली फायर ब्लास्ट करने लगता है। तब वेनम दर्द के मारे अपने ओरिजिनल साइज में पहुंच जाता है और उस फायर से निपटने के लिए उसका सूट बार बार जलकर फिर से हील होने लगता है। आखिरकार वो सूट एडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पास्ट के मेमोरी को यूज़ करता है और वेनम एसगार्डियन आर्मर में बदल जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं जैक के पास वेनम को ख़त्म करने का टाइम नहीं था, क्योंकि उसे अल्टीमेटली वेनम को मेलकिथ का गुलाम बनाने का काम दिया गया था। इसीलिए जैक वहाँ से चला जाता है और नीचे खड़े एडी उसे देखते रह जाता है। दूसरी तरफ वॉरविच जैक से कहता है, जितना ज़्यादा वेनम फाइट करेगा उतने ही जल्दी वो मेलकिथ का गुलाम बनने लगेगा। और उसके बाद वो जैक को अपना दिया हुआ टास्क पूरा करने का ऑर्डर देती है। तभी जैक ओ लैंटर्न एक भयानक ड्रैगन की तरह न्यूयॉर्क के सड़कों पे सभी को जलाकर राख करने लगता है। इसे देख के एक बिल्डिंग के छत पे खड़े हुए एडी गुस्से से गरज उठता है और फिर एडी अपने कुल्हाड़ी को नए सिम्बियोट से जकड़कर जैक की तरफ फेंकता है और वो कुल्हाड़ी घूमते हुए जाके उसकी पसलियाँ चीरते हुए फिर से एडी के पास आ जाता है। तब एडी सोचता है कि ये सूट पहले से बहुत ही अलग है। तब जैक भी अपना हथियार एडी की तरफ फेंकता है, पर एडी उसे आसानी से डॉच कर लेता है। लेकिन जैक मैजिक की मदद से उस हथियार को जैक ओ लैंटर्न गोलेम में बदल देता है और कहता है, तुम अब तक समझ नहीं पाए कि ड्रीम स्टोन से तुम कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी। तब एडी कहता है, और ये बात कह रहा है हैलोवीन कॉस्ट्यूम पहने हुए एक लूज़र। ये कहते ही एडी उस पर वार करता है। एडी का कुल्हाड़ी जैक के हथियार को तोड़ देता है। तब जैक उस हथियार के टूटे हुए टुकड़े को कांटों में बदल के एडी के बॉडी में घुसा देता है और तभी एडी पे सिम्बियोट हावी हो जाता है और वो अपने हाथों से उस गोलेम को आधा कर देता है। उसके बाद पीछे से असली जैक ओ लैंटर्न उड़ते हुए आके बहुत ही बड़ा सा फायर ब्लास्ट करता है और इससे एडी नीचे एक गली में जाके गिरता है और फिर एडी के कुछ सोचने से पहले ही वो सूट चेंज होने लगता है। तब वहाँ पर खड़े हुए कुछ लोग एडी से लड़ाई बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उनकी लड़ाई की वजह से चारों तरफ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। पर तभी उनके सामने दो फायर डीमंस आ जाते हैं। ये मॉर्टल्स हमारे क्वीन सेंटर के ऑफरिंग्स थे। एडी उन लोगों को भागने को कहता है और उन फायर डीमंस को रोकते हुए अपने बेटे के बारे में सोचता है, जो कि उस वेयर हाउस में एडी का वेट कर रहा था। और ऐसा चलते ही उसका आर्मर फिर से चेंज होने लगता है और उसके चारों तरफ से एंशिएंट रूइंस के सिंबल्स आ जाते हैं और वही हम देखते हैं उसका बॉडी पूरी तरह से क्रिस्टल से ढक चुका है, नाखून क्रिस्टल जैसा शार्प हो चुका है और चारों तरफ फायर डीमंस की खून की बौछार हो रहा है। उनमें से ही एक डीमन भागने की कोशिश करता है, पर एडी के सूट से अपने आप ही कुछ क्रिस्टल ब्लेड निकल के उस डीमन को मार देता है। उसके बाद एडी सड़क पे आके देखता है कि जैक अभी भी चारों तरफ तबाही मचा रखा है। एडी अपने आप को पूरी तरह से शांत करता है। एडी को अब पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि इस ड्रीम स्टोन की मदद से वो कुछ भी कर सकता है। वो विच मेरे गुस्से को यूज़ करके मुझे एक हथियार में बदलना चाहती थी। तब एडी धीरे धीरे अपने बॉडी में वापस आ जाता है और वो उस ड्रीम स्टोन की छोटे छोटे टुकड़े करके विश करता है वो टुकड़े उन लोगों को प्रोटेक्ट करे जिन्हें इस वक्त मदद की ज़रूरत है। और तभी वो सारे टुकड़े मुसीबत में फंसे हुए लोगों तक पहुंचता है और उन सब के बॉडी के ऊपर वेनम एसगार्डियन आर्मर बना देता है और सडनली वहाँ वेनम एसगार्डियन वॉरियर्स की एक स्क्वाड सबको प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो सभी लोग मॉन्स्टरों के साथ फाइट करने लगता है, जिसे देखते हुए जैक ओ लैंटर्न गुस्से से कहता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, मैं तुम सबके लिए एक नाइटमेयर हूँ। और दूसरी तरफ एडी के पास अभी भी ड्रीम स्टोन का कुछ पावर्स बचा था। तब एडी सोचता है ये ड्रीम स्टोन उसके और जैक के जैसे लोगों के लिए नहीं है और ऐसा सोचते हुए वो अपने बचे हुए पावर्स की मदद से एक बड़ा सा कुल्हाड़ी बनाकर हवा में ऊपर उठाता है और फिर वो ऐसे एक एसगार्डियन के बारे में सोचता है जिसे वो असल में जानता था। और दूसरी पल आसमान गरज उठता है और एक ज़बरदस्त बिजली आके जैक ओ लैंटर्न के ऊपर पड़ता है और साथ ही साथ बारिश शुरू हो जाती है और जैक के हाथ से वो ड्रीम स्टोन अलग हो जाता है। और तब उसके बाद एडी उसके पास जाके उसका सूरत खराब करके वहाँ से चला जाता है। वापस उस सेफ हाउस के दरवाज़ा खोलते ही एक बंदूक एडी के सामने होता है। डिलियन कहता है, तुम वापस आ गए और तुम अब वेनम भी नहीं हो।
तब एडी उसे पूरा कहानी सुनाता है और उससे कहता है कि जब तक वो यहाँ पर छुपे रहेंगे तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा। और उसके बाद हम देखते हैं दूर किसी गली में एक ड्रीमस्टोन पड़ा हुआ है और एक हाथ उस ड्रीमस्टोन को पकड़ने जा रहा है। और यहाँ पर ख़त्म होता है मेन वॉर ऑफ प्रीलिम्स की स्टोरी लाइन में एडी ब्रॉक का पार्टिसिपेशन। अगर आपको जानना है कि असली वेनम का क्या हुआ तो इस सीरीज़ को ज़रूर, और अगले एपिसोड में हम देखेंगे इन सब के चलते हमारा सबका प्यारा स्पाइडरमैन क्या कर रहा था। तो गाइज अगर इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी ऑसम।